नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट से। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। क्या होता है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र? एक चीज मैं आपको बता दूं, सत्ता का जो वैकल्पिक केंद्र है इसका आज के टाइम पे नाम चेंज करके इस चैप्टर का नाम रख दिया गया है सत्ता के नए केंद्र। ठीक है, वैकल्पिक जो लिखा है उसकी जगह पे क्या रहेगा? नए केंद्र रहेगा। ठीक है, तो मैं ये दोनों चीज आपको क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चैप्टर नंबर मैंने 4 क्यों लिखा है? क्योंकि आपको पता है सिलेबस तो चेंज हो गया लेकिन बुकों में चेंजेस नहीं हुई है, नई बुक की पब्लिकेशन अभी नहीं आई है। सो दैट्स वाई आप कंफ्यूज ना हो, इस वजह से मैं यहाँ पे 4 चैप्टर लिख दिया हूं। और आपको मेनली देखना क्या है, चैप्टर का नाम देखना है और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है ना उस चीज को हमें देख के चलना है। चीजें क्लियर हो रही हैं? ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो है ये, जिसमें हम ये बात करेंगे कि आखिर ये जो 4 चैप्टर है ना उसमें हम किन किन चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इन 4 चैप्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं नाम को ही क्लियर कर देता हूं। सत्ता का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। जैसे एक पावर की मैं बात करता हूं, जैसे आज के टाइम पे अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में किसकी सत्ता चल रही है तो आपको पता है बहुत सारी पार्टियां हैं और आज के टाइम पे जिसकी सरकार है वो है भाजपा की सरकार है। और पीएम की बात किया जाए जो कि केंद्र में है, जिनका नाम है नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, तो ये जो चीज है इनकी ही पावर है, यानी कि सत्ता इनकी है। वैकल्पिक का मतलब होता है अल्टरनेटिव, केंद्र का मतलब होता है सेंटर। तो ऐसे ही हम किसी एक देश के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, भारत के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, बल्कि विश्व के बारे में बात कर रहे हैं। तो विश्व में हम देखेंगे कि जो सत्ता चली आ रही थी उस टाइम पे उसके क्या क्या वैकल्पिक केंद्र थे और क्या अब नए केंद्र हो गए हैं, इस चीज के बारे में बात करेंगे। चलिए मैं लिख के समझाता हूं कि इसका मतलब क्या होता है। सत्ता मतलब पावर। और आपको पता है कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि 2 महाशक्तियां थी। कौन सी महाशक्तियां थी? एक था अमेरिका तो दूसरा था सोवियत संघ, 2 ही थे। और इसी चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि अमेरिका ने अपना पावर बढ़ाने के लिए परमाणु बम मतलब हथियार तो उसके पास था ही, अपने शक्ति को बढ़ाने के लिए नए नए सेंटर्स बनाने स्टार्ट कर दिए थे, नए नए संगठन बनाने स्टार्ट कर दिए थे। जैसे अमेरिका ने 3 टाइप्स के संगठन बनाए थे, नाटो, सीटो, सेंटो। ठीक है, नाटो, सीटो, सेंटो किसने बना दिया था? अमेरिका ने बना दिया था। और यहाँ पे जो वार्सा पैक्ट है वो सोवियत संघ ने बनाया था। यानी कि आपने ये देखा कि अमेरिका अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नए नए संगठन बना रहा है, यहाँ जो सोवियत संघ अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए नए नए केंद्र बना रहा है। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं, जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा जाके देख ले फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर आपको समझ में आ जाता है तो दूसरा आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट उसके बाद सेकंड पार्ट फिर थर्ड पार्ट ऐसे आता है ना, तो फर्स्ट ही छोड़ दोगे तो क्या होगा? कई सारे बच्चे ये कहेंगे सर फर्स्ट चैप्टर तो आ नहीं रहा है, उसको क्यों हम देखें? तो इसलिए मैं बता दूं, फर्स्ट चैप्टर आ नहीं रहा है लेकिन फिर भी आप अपने नॉलेज को बूस्ट करने के लिए आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये सारा चीज फर्स्ट चैप्टर की तो बता रहा हूं मैं। तो पहले चैप्टर में क्या था? अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेंटो बनाया और सोवियत संघ ने क्या बनाया? वार्सा पैक्ट बनाया। दूसरे वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? दूसरे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा कि अमेरिका भी होता है और क्या होता है? सोवियत संघ भी होता है। लेकिन इस चैप्टर में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और आपने ये चीज पढ़ा है कि जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध का मतलब होता है कि कभी भी इसमें हथियार नहीं उठाया जाता बल्कि युद्ध नहीं होता है। युद्धों की संभावना तो होती है लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। अब बच्चे ये सोचेंगे कि सर जब युद्धों की संभावना होती है लेकिन युद्ध नहीं होता है तो सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ? आखिर ये खत्म कैसे हुआ? तो ये जो हुआ था अपनी खुद की गलती की वजह से हुआ था, क्योंकि इसने 15 गणराज्यों को बिल्कुल खुला छोड़ दे दिया था और 15 गणराज्यों ने अलग होने की मांग उठा ली थी और ये 15 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, क्योंकि 15 राष्ट्रों से मिलकर बने थे। इस वजह से सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो पहला चैप्टर जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के बारे में हम पढ़ते थे। दूसरा वाला चैप्टर जिसमें हमने ये देखा कि सोवियत संघ का अंत हो गया, बचा कौन है? अपना अमेरिका बचा था। तीसरा जो सेंटर था जिसका नाम था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, उस वाले चैप्टर में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे अमेरिका का पावर बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? पावर बढ़ जाता है, क्योंकि बचा कौन है? अमेरिका। तो अमेरिका अपना
चार चार ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन इंडूरिंग फ्रीडम, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है ना। इस तरीके के जो ऑपरेशंस है वो सारा करता है। ऑपरेशंस मतलब क्या है कि कई सारे इराक पे हमला कर देता है, इसी को ऑपरेशन का नाम दिया गया, ठीक है। तो पावर बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे जो चौथा चैप्टर आता है यानी कि सत्ता, तो अब सत्ता का मतलब यहाँ पे समझ में आया, सत्ता किसकी चल रही थी उस टाइम पे? अमेरिका की सत्ता चल रही थी। किसकी चल रही थी? अमेरिका की चल रही थी। तो अमेरिका के मुकाबले कौन कौन से ऐसे देश हैं जो कि अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, इसी का नाम है सत्ता के नए केंद्र। नए केंद्र कौन कौन से हैं जो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं? तो पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले 4 देश थे, ठीक है, पहले 4 को ही हम अपने सिलेबस में पढ़ते थे। अब क्या हो गया है, अब कई सारे और देशों को जोड़ दिया गया है, कई सारे और संघों को जोड़ दिया गया, संगठनों को जोड़ दिया गया। पहले 4 किसके किसके बारे में पढ़ते थे, इस चीज को देख लीजिए। पहले जो 4 थे जिनके बारे में हम पढ़ते थे वो था यूरोपीय संघ, यूरोपीय संघ। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो दूसरे नंबर का आसियान था। तीसरे नंबर पर अगर देखा जाए तो उस टाइम पे चीन और भारत, ये ऐसी महाशक्तियां थी जो उभरती हुई महाशक्तियां थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आपके सिलेबस में थोड़ी चेंजेस कर दी गई है, तो थोड़े और टॉपिक जोड़ दिए गए हैं। जैसे सत्ता के पहले वैकल्पिक केंद्र में सिर्फ 4 के बारे में पढ़ते थे, लेकिन जैसे ही सत्ता का नया केंद्र हो गया है, सत्ता के नए केंद्र जब से इस सिलेबस को मतलब इस चैप्टर का नाम किया गया है, तब से कुछ चीजें और जुड़ गई हैं। कौन कौन सी चीजें, इस चीज के बारे में देख लीजिए। जैसे कि ब्रिक्स, जैसे कि सार्क, सार्क के बारे में हम पढ़ते थे पहले भी, लेकिन अब इस चैप्टर में जुड़ गया सार्क। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इजराइल एक नया चीज जुड़ा हुआ है, और रूस, ठीक है। बाकी ये तो हम पहले भी पढ़ते थे, ठीक है। तो ये जो 4 टॉपिक है जो कि न्यू जुड़े हुए हैं, तो इनमें से जो आपके क्वेश्चन आने की जो संभावना है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सो दैट्स व्हाई ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम क्या क्या चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं उस चीज को देख लीजिए। पहला क्या चीज लिखा है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे, यहाँ पे वैकल्पिक ना लिख के हम नए डाल देते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सत्ता के नए केंद्र, समझने में आसानी रहेगी। सत्ता के नए केंद्र कौन कौन से है, तो आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि सत्ता के नए केंद्र से क्या अभिप्राय है, यानी कि इसका मतलब क्या है, तो आप ये बता सकते हो कि सत्ता के नए केंद्र से अभिप्राय ऐसे देशों से हैं जो कि उभरती हुई शक्ति के रूप में दिखाई दे रही है, ठीक है। अब कौन कौन से है, जैसे यूरोपीय संघ, आसियान, चीन, भारत, ब्रिक्स, सार्क, इजराइल इत्यादि ऐसे देश हैं जो कि एक विश्व शक्ति के रूप में, उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में दिखाई दे रही है। तो पहले का आंसर आप लोग को पता लग गया। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं, क्षेत्रीय संगठन तथा इसके उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। अगला है यूरोपीय संघ, आसियान है, फिर हम देखेंगे सार्क। तो यहाँ पे एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो यूरोपीय जो संघ है एक प्रकार का क्या है, संगठन है। क्या है, संगठन है। आसियान क्या है, ये भी एक प्रकार का संगठन है। सार्क क्या है, सार्क भी एक प्रकार का संगठन है। ब्रिक्स भी एक प्रकार का संगठन है। रूस देश है, चीन देश है, इजराइल देश है, भारत देश है। बाकी के जो हम ऊपर जो पढ़े हैं 4 एक प्रकार के संगठन है। अभी हम संगठनों के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो बस आप अपने दिमाग में बस इतना ही रखिएगा कि इस चैप्टर में हम टोटल 10 टॉपिक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से, सत्ता के नए केंद्र कौन कौन से, क्षेत्रीय संगठन तथा इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं, यूरोपीय संघ क्या है, आसियान क्या है, सार्क क्या है, ब्रिक्स क्या है, रूस, चीन, इजराइल और भारत, इनके आपस में संबंध कैसे हैं, इन्हीं सब चीजों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वजह से ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फर्स्टली यहाँ पे पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्लियर कर दिया कि सत्ता के नए केंद्र कौन कौन से हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे क्षेत्रीय संगठन तथा इसके उद्देश्यों की चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं क्षेत्रीय संगठन की बात करूं तो एक होता है क्षेत्रीय संगठन और दूसरा होता है अंतरराष्ट्रीय संगठन। है तो दोनों संगठन ही, लेकिन इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। इस चीजों के बारे में हम समझते हैं। तो एक जगह हम लिख लेते हैं क्षेत्रीय संगठन, और दूसरी जगह हम लिख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संगठन। क्षेत्रीय संगठन की अगर मैं बात करूं तो क्षेत्र समझते हो क्या होता है, क्षेत्र,
आप कहोगे क्षेत्र का मतलब होता है एक एरिया जहाँ पे कोई रहता है या फिर कोई चीज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र। तो हमें ये समझ में आया क्षेत्र का मतलब होता है कि कोई एक लिमिटेड जगह की बात हो रही है, कोई लिमिटेड जगह की बात हो रही है। तो क्षेत्रीय का मतलब होता है लिमिटेड, यानी कि वह संगठन कैसे बनता है, संगठन दो या दो से अधिक देशों को मिलकर क्या बनाया जाता है, संगठन बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्षेत्रीय संगठन का मतलब क्या होता है कि लिमिटेड देशों को मिलाकर एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, एक प्रकार का यूनियन बनाया जाए, वही होता है लिमिटेड देशों का अगर एक यूनियन बनाया जा रहा है उसी को क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय संगठन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जैसे मान लो ये आसियान है और आसियान में टोटल कितने देश हैं, 10 देश हैं। तो इसमें देखिए एक तरीके से क्या बोला गया है, लिमिटेड देश बोला गया है। आखिर अगर मैं बात करूं तो देशों की संख्या विश्व में तो ज्यादा है ही, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने को लिया गया है, 10 देशों को लिया गया है। तो इस वजह से क्या हो गया, अपना क्षेत्रीय संगठन। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू और मैं बात करता हूं। जैसे आप देखते हैं एक पब्लिक कंपनी होता है, एक प्राइवेट कंपनी होता है ना। तो प्राइवेट कंपनी जिसमें लिमिटेड जो कैंडिडेट होते हैं, और एक पब्लिक कंपनी जो होती है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, कई सारे लोग मिलकर बनाते हैं। तो पब्लिक प्राइवेट में यही अंतर हो गया। तो ऐसे ही जो क्षेत्रीय संगठन है इसमें लिमिटेड देश होते हैं, और जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है इसमें क्या है, जितने भी देश होते हैं विश्व में वो सब भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन क्षेत्रीय संगठन में नहीं। ठीक है, तो ये देखिए क्षेत्रीय संगठन आसियान जब बना था तो 5 देशों ने मिलकर इसको बनाया था। ठीक है, आसियान जब बना था तो इसको कितने देशों ने मिलकर बनाया था, 5 देशों ने मिलकर बनाया था, लेकिन आगे चल के इसमें टोटल कितने देश हो गए, 10 देश हो गए। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय संगठन की, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन में मैं अगर एग्जांपल लेता हूं तो वो ले सकता हूं मैं यूएनओ का एग्जांपल ले सकता हूं, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यूनाइटेड नेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है ये देश के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है, पूरे देशों के लिए काम करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये देशों के लिए काम करता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। और क्षेत्रीय संगठन किसको बोलते हैं, वो देश जिसमें लिमिटेड देश हो। जैसे आप यूरोपीय संघ को लिमिटेड देश बोल सकते हैं, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था तो कम देशों से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल 27 देश हैं। कितने देश हैं, 27 देश हैं। लेकिन अगर मैं 2020 की बात करूं, 2020 की, और वो भी 31 जनवरी से पहले की मैं बात करूं, तो इसमें टोटल 28 देश थे। एक देश जो कि ब्रिटेन था वो अपने आप को यूरोपीय संघ से अलग कर लिया है। इस वजह से जो एक देश की संख्या घट गई है, और यहाँ पे टोटल कितने देश हो गए, 27 देश हो गए। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 31 जनवरी 2020 को कौन सा देश अपने आप को यूरोपीय संघ से अलग कर दिया है, तो वो था आपका ब्रिटेन। समझ में आ गया चीज। तो ये है। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यूरोपीय संघ पढ़ेंगे, आसियान, सार्क, ब्रिक्स, रूस, चीन, ये सारे चीज के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं। तो ये जो चीज है इतनी इजी से आपको नहीं मिलने वाली है। पहली चीज मैं बता दूं, इतनी इजीली आपको नहीं मिलने वाली है। अब करना क्या है, अभी तक तो हमने समझा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। अब देखिए आपको फुल जो चैप्टर है वो आपको कहाँ पे मिलेगा। तो फुल चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए एक विकास स्टडी पॉइंट का एक ऐप है। ठीक है, जो कि आपको इजीली, अगर सेम यही स्पेलिंग लिखते हैं तो इजीली आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। उसमें क्या है कि सत्ता के नए केंद्र से लेकर जितने भी चैप्टर्स हैं आपके जो कि इस पेपर में आने वाले हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हैं। और क्या क्या चीज अवेलेबल है मैं आपको बता दूं, वहां पे कोर्सेज बने पड़े हैं पॉलिटिकल साइंस के, हिस्ट्री के, मेनली जो 2 सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाता हूं उन चीजों के यहाँ पे आपके कोर्सेज बने हुए हैं। पॉलिटिकल साइंस में यहाँ पे 3 चीज आपको देखने को मिल जाएगी हमारे ऐप पे। क्या क्या चीज मिल जाएगी, एक तो मिल जाएगा आपको वीडियो देखने को, दूसरी चीज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नोट्स देखने को, क्योंकि आपको पता है नोट्स ही हमारे ब्रह्मास्त्र होते हैं। और ब्रह्मास्त्र का मतलब होता है कि किसी भी चीज का तोड़। जब तक आप नोट से पढ़ोगे नहीं तब तक नई नई चीज, मतलब क्या है कि एक जो निचोड़ होता है ना वो चीज आपको नहीं मिलेगा। या तो आप बुक पढ़ के निकाल सकते हो अपने आप से, या तो हमारे बने बनाए नोट्स को यूज कर सकते हो। तो ये है, आपको वहां पे वीडियो देखने को मिल जाएगी, वहां पे नोट्स देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा।
वीडियो, नोट्स, टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएगी। और इसमें ऑलरेडी जितनी भी चैप्टर आपके आ रहे हैं वो सारे चीज आपको देखने को मिल जाएगा। पूरा ये जो चैप्टर्स है ना उसमें समझाया गया है, और वो भी कैसे पार्ट वाइज में समझाया गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि एक एक चीज को, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको छोड़ा गया हो। A to Z जितनी भी चीजें हैं आपको नोट्स के माध्यम से समझाई गई है। नोट्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ से डाउनलोड करके इसको PDF निकलवा सकते हो, और जब भी आप पढ़ते हो तो उसको अपने पास रख के उसको मतलब वो कर सकते हो, पढ़ सकते हो। लास्ट में अगर मैं बात करूं टेस्ट सीरीज की, तो यहाँ पे 2 टाइप के टेस्ट सीरीज हैं, एक है सब्जेक्टिव वाइज और दूसरा है आपका MCQ। MCQ क्योंकि आपको पता है MCQ भी आ रहे हैं इस बार के पेपर में, तो MCQ इंपॉर्टेंट है। तो MCQ के वहां पे टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ क्या देखने को मिलेगा आपको, सब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ आप उस पर अपलोड भी कर पाओगे। तो क्या क्या मिलेगा आपको, आपका वीडियो मिल गया, नोट्स मिल गया, टेस्ट सीरीज मिल गया, और यहाँ पे जो टेस्ट होंगे, जो टेस्ट में अच्छे नंबर भी लाएंगे उनको कुछ ना कुछ पुरस्कार दिया जाएगा। और एट द एंड में बात करता हूं कि जिन भी बच्चों का 12th क्लास में अच्छा नंबर आता है उनको एक बिग सरप्राइज रखा गया है। और ये किन बच्चों के लिए रखा गया है, जो कि विकास स्टडी पॉइंट के ऐप से पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए काफी बच्चे इनरोल हो चुके हैं इस चीज से, आप भी इनरोल होइए, पढ़िए, जितनी भी चीजें हैं ना आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है, सारी चीज देखने को। एक चीज मैं आपको और बता दूं, YouTube पे मेन जो समस्या है वो क्या है, आपको बीच बीच में आप खुद कहते हो सर एड्स हटा दो, सर एड्स हटा दो। तो देखो जो ऐड की जो समस्या है वो आपको ऐप पे देखने को नहीं मिलेगी। और इसमें सीक्वेंस वाइज आप जाके जरूर चेक कीजिएगा, ऐसे ही पार्टिकुलर हर चीज आपको उसमें देखने को मिलेगी, पूरा चीज आपको वहां पे मिलेगा। डेमो क्लासेज आप ले सकते हो, सारा चीज है। तो वहां पे एड्स नहीं मिलेगा देखने को, बाकी नोट्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज, ये सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ऐसे ही मैं बात करूं तो हिस्ट्री का भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम ये बात करते हैं यहाँ पे कि सर हम ये जो ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लेंगे, इन कोर्स को हम ज्वाइन कैसे कर पाएंगे। तो ज्वाइन करने के लिए मैं सबसे पहले मैं बात बताऊं तो आपको क्या है, अगर आपके नंबर 11th क्लास में 80% से ऊपर है, यानी कि 80% से ज्यादा है, तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और डिस्काउंट कितना वो आपको उसी टाइम पे पता लग जाएगा कि कितना डिस्काउंट है। आप जब हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर है आप उस पर बात करके पता कर सकते हो कि डिस्काउंट सर कितना मिलेगा। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें डेली टू डेली कई सारे ऑफर्स चलते रहते हैं, तो आप उस ऑफर से आप ऐप को परचेज कर सकते हो, इस कोर्सेज को परचेज कर सकते हो, और देख सकते हो कि किस हिसाब से सारी फैसिलिटी आपको मिल रही है। ठीक है ना। और मिनिमम की मैं बात करूं, मिनिमम की इस कोर्स का क्या प्राइस है, उस चीज को अगर मैं डिक्लेयर कर दूं तो आपको ये जो चीज आपको देखने को मिलेगी, अभी इस टाइम पे जो ऐप की जो प्राइस चल रही है वो चल रही है 699, इस चीज का प्राइस चल रहा है। ठीक है, 699 का इस पे प्राइस चल रहा है, जो कि कब तक के लिए चल रहा है, 1 ईयर के लिए चल रहा है। यानी कि 1 साल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही पेमेंट करनी है, और 699 आप बस पे कीजिए, और 1 साल बिल्कुल फ्री होके फ्री माइंडेड आप पढ़िए। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज और मैं बता दूं, वीडियो, नोट, टेस्ट सीरीज मिलने के साथ साथ आपको यहाँ पे एक चीज और मिलेगी जिसको बोलते हैं डाउट क्लासेस, क्योंकि आपके डाउट्स ही एक तरीके से खतरनाक साबित हो सकते हैं आप लोग के लिए। तो आप हमसे डाउट्स क्लियर कीजिए, और डाउट्स जब आप क्लियर कर लेंगे तो जाहिर सी बात है जितनी भी चीजें बताई गई वो आपको समझ में आएगा, और पेपर में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, आई होप सो सारा चीज आपको समझ में आएगा। बाकी ऐप के लिए और जानकारी चाहिए आपको तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस चीज पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बाकी आपको ये सारा चीज आई होप सो समझ में आया होगा, ऐप पे सारा चीज आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। अभी के लिए टेक केयर, बाय।